हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स को। ये वीडियो उन इवेंट्स को कवर करेगी जो कि काफी ज्यादा न्यूज में हाईलाइटेड रहे थे और जिनसे जुड़े हुए आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को मेरी पेड लाइव क्लासेस में इनरोल कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इन लाइव क्लासेस की फी काफी मिनिमल रखी गई है और आप इनमें इनरोल कराने से पहले डेमो क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है जिसमें बोला गया है कि अगर कोई फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और उनकी डेथ बिना कोई विल बनाए, बिना कोई वसीयत बनाए हो जाती है तो उस केस में उस सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटियों को बेटों के बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। इससे पहले क्या रूल था कि अगर फादर की डेथ हो जाती थी, बिना कोई विल बनाए इंटरस्टेट उनकी डेथ हो जाती थी, तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में वो पूरी की प्रॉपर्टी बेटों में डिवाइड हो जाती थी और बेटियों को कोई भी अधिकार उसमें नहीं दिया जाता था। पर इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद अब बेटियों को भी बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी, बेटों के इक्विवेलेंट इन द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ फादर। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी दोस्तों उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो कि इंसान को अपने एंसेस्टर से नहीं मिलती है, वो अपनी खुद की मेहनत से, खुद के पैसों से उस प्रॉपर्टी को बनाता है। वहीं अगर हम इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की बात करें तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी दोस्तों उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जो कि हमें एंसेस्टर से मिलती है, जिसको हिंदी में दादा लाई प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें एंसेस्टर्स के थ्रू मिलती है। इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में, क्योंकि 2005 से पहले दोस्तों रूल ये था कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में बेटियों का कोई भी अधिकार नहीं होता था, डॉटर्स का कोई भी अधिकार नहीं होता था। पर ये अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 में जिसने ये बोला कि बेटियों को बेटों के बराबर हिस्सेदारी, इक्वल हिस्सा दिया जाएगा एंसेस्ट्रल इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज में भी। तो दोस्तों फिर सवाल उठा इन द केस ऑफ विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में कि ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है ऑन 9 नवंबर 2005। तो क्या इस पर्टिकुलर डेट पे फादर का अलाइव होना जरूरी है अगर बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी चाहिए इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में? तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि फादर उस दिन जिंदा हो जिस दिन ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है। अगर फादर की डेथ उससे पहले भी हो गई है तो भी बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, मतलब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में। और दोस्तों ये बात किस केस में की गई है कि फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अगर वो बिना विल बनाए डेथ हो जाती है तो बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। वो दोस्तों रीसेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का अरुणाचला गौंडर वर्सेस पोनुस्वामी के केस में। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, इन केसेस को याद रखना है और साइड बाय साइड नोट्स बनाते चलिएगा जिससे कि इन द एंड आपको ये दिक्कत ना आए कि कहां से मैं क्या रिवाइज करूं। आप वो रजिस्टर खोलें और वहां से सारे इवेंट्स को याद करते हुए चलें, क्योंकि दोस्तों अभी एक त्योहार आने वाला है वैलेंटाइंस डे का। तो वैलेंटाइंस डे में लोग पूरा एक हफ्ते किसी और को डिवोट कर देते हैं, एकदम किसी और के भक्त बन जाते हैं। पर जब ऐसी वीडियोस की बात आती है जो कि नॉलेज से रिलेटेड होती है या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होती है तो लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म हो जाए, शॉर्ट में बहुत रहे वीडियो, और इसकी वजह से वो नोट्स नहीं बनाते हैं साइड बाय साइड। तो इसलिए आप नोट्स भी बनाइएगा जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो दोस्तों हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने डिसाइड किया था कि तीनों ही फार्म लॉज को रिपील किया जाएगा, जो कि बाद में रिपील किए भी गए, उनको वापस ले लिया गया। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में ये राइट दिया गया है पार्लियामेंट को कि वो लॉज बना भी सकती है और लॉज को रिपील भी कर सकती है। तो दोस्तों ये राइट दिया गया है अंडर आर्टिकल 245। इससे जुड़ा हुआ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक और बात याद रखिएगा कि जब भी किसी कानून को रिपील किया जाता है तो उसमें वो ही मेजोरिटी चाहिए होती है जो मेजोरिटी उस दौरान चाहिए थी जब उस कानून को पास करवाया गया था। तो जिस मेजोरिटी से किसी कानून को लाया जाता है उसी मेजोरिटी से उसको रिपील करवाया जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। दोस्तों अब बात है डीलिमिटेशन कमीशन की। डीलिमिटेशन कमीशन दोस्तों हाल ही में बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, और क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया और जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया विद लेजिस्लेटिव असेंबली, तो डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था ये डिसाइड करने के लिए कि वहां पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, जो वहां पे नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं, उनकी सीट्स को बढ़ाया जाए या कम किया जाए। दोस्तों एक और चीज याद रखिएगा डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड कि डीलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं और डीलिमिटेशन कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं। एक तो सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उस पर्टिकुलर स्टेट के यूनियन टेरिटरी के जिसके लिए इस डीलिमिटेशन कमीशन को बनाया जाता है। और डीलिमिटेशन कमीशन काम क्या करता है
कि पूरे देश को या अलग अलग राज्यों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटता है, जिससे कि वहां से रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होके जा पाए। तो ऐसे ही डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ये डिसाइड करने के लिए क्या नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। तो दोस्तों, डिलिमिटेशन कमीशन ने ये प्रपोज किया है कि जम्मू में जो सीट्स हैं उनको बढ़ाया जाए। पहले ये सीट्स 37 थी, तो डिलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से उसको 43 कर देना चाहिए, और कश्मीर में जो पहले सीट्स 46 थी उनको बढ़ा के 47 कर देना चाहिए। तो एक तरीके से पहले सीट्स 83 होती थी और इस कमीशन के हिसाब से उन सीट्स को 90 कर देना चाहिए। तो ये बातें आपको याद रखनी है, डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड और जम्मू एंड कश्मीर से भी रिलेटेड। दोस्तों, हाल ही में लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है डिजिटल संसद। अब इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी आम नागरिक जो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं, सेशन चलते हैं, उनको देख पाएगा। जैसे अगर हाल ही में अभी बजट पेश किया गया था 1 फरवरी को, तो वो भी इंसान देख सकता था इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो जिससे कि लोग भी एक्सेस कर पाए उन प्रोसीडिंग्स को जो कि पार्लियामेंट में चलती है। उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए इस डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, हाल ही में काफी अच्छी न्यूज आई और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने एक रिपोर्ट दी और एक डेटा दिया, जिसमें बताया गया था कि हमारे देश का जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है वो काफी इंप्रूव हो गया है। अब देयर आर 1020 गर्ल्स कंपेयर टू 1000 बॉयज, मतलब इन कंपैरिजन विद 1000 बॉयज देयर आर 1020 गर्ल्स। तो मतलब लड़कियां ज्यादा हैं इस समय लड़कों से हमारे देश में। तो ऐसा कहा गया इन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसने बोला कि ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है हमारे देश का वो काफी इंप्रूव हो चुका है। पर दोस्तों, एक और डेटा दिया गया विद रिगार्ड टू सेक्स रेशियो एट बर्थ। उसमें दोस्तों पर बोला गया कि देयर आर 929 गर्ल्स इन कंपैरिजन टू 1000 बॉयज। तो यहाँ पे स्थिति सही नहीं है, जो कि ये बताता है कि हमारे देश में फीमेल फीटेसाइड काफी ज्यादा है। तो अभी इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। पर ओवरऑल अगर सेक्स रेशियो देखा जाए तो काफी इंप्रूव हुआ है, बिकॉज देयर आर 1020 गर्ल्स इन कंपैरिजन विद 1000 बॉयज। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री जब पंजाब गए थे तो ऐसा बोला गया है कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, उनकी प्रोटेक्शन में चूक हुई है। तो उससे जुड़ा हुआ एक प्रोटेक्शन ग्रुप है जिसको बोला जाता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिस ग्रुप का एक काम होता है कि वो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उसके ऊपर नियंत्रण रखता है, और उसी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी सिक्योरिटी में कोई भी लैप्स ना हो, कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को बनाया गया था इन द ईयर 1985 आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी जो कि प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त थी, उनका असैसिनेशन हो गया था। तो उसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को नियुक्त किया गया था, बनाया गया था, जिससे कि जो प्रधानमंत्री हैं उनको एक बेहतर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा सके। तो दोस्तों, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का काम क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का काम ये होता है कि अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उनके उन फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जो कि उनके साथ ही रहते हैं, और उसके साथ ही साथ जो इससे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, जिस दिन वो अपने ऑफिस से रिटायर होंगे, जिस दिन वो अपने मतलब प्रधानमंत्री पद से हटेंगे, वहां से 5 सालों तक, वहां से लेके 5 सालों तक उन प्रधानमंत्रियों को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उसके साथ ही साथ उनके फैमिली मेंबर्स को भी। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसका काम होता है प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रोवाइड करना, और जो इससे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, जिस दिन वो प्रधानमंत्री के पद से हटेंगे, वहां से 5 साल तक उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और उनके फैमिली मेंबर्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और दोस्तों, एक कमेटी अभी अपॉइंट की गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट, 5 मेंबर्स की, 5 सदस्यों की कमेटी अपॉइंट की गई है, जो कि ये देखेगा कि जो ये सुरक्षा में चूक हुई, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जो ब्रीच हुई, उसके रीजंस क्या थे। और इसको हेड कौन कर रही है? इसको हेड कर रही है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो वो इसकी अध्यक्ष हैं, वो इसकी चेयरमैन है जो इस कमेटी को हेड कर रही है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों, दो लोगोज हैं दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन से एसोसिएटेड, जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दर्जा दिया गया है, और जो हमारे देश की सरकार है उन्होंने इन 2 लोगोस को भेजा था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास कि इनको एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दर्जा मिले। तो अब दोस्तों, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंसान को इन दोनों लोगोस का कहीं पे इस्तेमाल करना होगा, तो उन्हें गवर्नमेंट की, हमारे देश की जो सरकार है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, एक रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके साथ ही साथ सरकार को कुछ फीस भी देनी पड़ेगी।
तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके साथ ही साथ एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन से रिलेटेड, वो ये है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था बाय यूनेस्को। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, पहले दिया गया था काफी साल पहले, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है जिसमें कहा गया है कि पब्लिक हॉलिडे कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये बात उठी कहां से, क्योंकि एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें बोला गया था, ये मांग रखी गई थी कि दादर एंड नागर हवेली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, कि दादर एंड नागर हवेली के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको कोर्ट ये डायरेक्शन दे कि वो 2 अगस्त को एज अ पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर करें, क्योंकि उस दिन इस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का लिबरेशन डे होता है। तो कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज किया और बोला कि पब्लिक हॉलिडे कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, और इस समय तो पब्लिक हॉलिडेज की संख्या काफी ज्यादा है, अब जरूरत है कि उस संख्या को घटाया जाए, ना कि पब्लिक हॉलिडेज को बढ़ाया जाए। उसके साथ ही साथ एक और चीज जो आपको याद रखनी है दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव से रिलेटेड, कि पहले ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज होती थी, पर 2019 में एक मर्जर बिल आया जिसके बाद अब दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव अब एक ही यूनियन टेरिटरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि मैं फ्यूचर में और सब्सिक्वेंटली ऐसी वीडियोस बना पाऊं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।